वो रौला जमाने वाला थोड़ी होता है पावर। फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, है ना? वो नहीं है भाई पावर। काम दिया जो जनता वो कितने समय में कर दे रहा है आदमी, वो पावर है। Alright, let's start the topic. Call us work and energy. एक्चुअली क्या हुआ हमारे साथ कि एक वीडियो ऑलरेडी मैं बनाया, 40-45 मिनट का वीडियो बनाया, और फ़ोन में बना रहा हूँ तो गलती से ना फ्रंट कैमरा ऑन रह गया और बैक कैमरे से सारा वीडियो बना दिया यार। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इसको इसको कहाँ डालते हैं मेरे को पता नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट। मेरे को बता देना ये सब कहाँ डाला जाता है। ये दिनेश सर को बेहतर मालूम होगा। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक इट इज ऑन। If it is audible, it's pretty fine. Anyways, let me hold it here. So will start with work. What is work? तो वर्क मतलब, मान लो तुम लोग कोई काम मिला तुम लोगों को। सपोज यू हैव गॉट सम वर्क फ्रॉम योर होम। तुम्हारे घर पे बोला गया कि जा धनिया लेकर आ जा। क्या करोगे? धनिया लेने जाओगे, धनिया खरीदोगे, घर आ जाओगे। सिर्फ धनिया खरीद के तो नहीं आओगे, सुधर जाओ। लेकिन हाँ, जाओगे, धनिया खरीदोगे, जो काम मिला है वो करोगे और वापस घर आ जाओगे। तुमने सच में काम किया क्या? तुम बोलोगे हाँ बहुत मेहनत किया, पैदल गया था, पैदल आया। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स फाइन। तो तुम्हारे हिसाब से वो वर्क हुआ। सपोज यू आर गोइंग ऑन अ रेलवे स्टेशन and you have a huge amount of luggage. For that you'll have to book a coolie. तुम गए, कूली को पकड़ के लेकर आए, बोले कि भाई साहब 1 किलोमीटर जाना है, बहुत ज़्यादा सामान है, थोड़ा सा मदद कर दीजिए, उठवा दीजिए। बोला मदद थोड़ी करते हैं यार, काम है, पेशा है अपना, पैसा लेंगे, काम करेंगे। बोले ठीक है। वो लगेज उठाया, सर पे डाला, टोटल लगेज उठाया, सर पे डाला और 1 किलोमीटर गया, वहां रखा। कूली सच में काम किया क्या? हाँ या ना? अगर कूली सच में काम किया तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए पैसा तो हम देने से रहे, तुम लोगों को मालूम है। आई एम अ बिट माइजर, जस्ट किडिंग। आते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे। वर्क। वर्क का मतलब हुआ कोई भी काम करना, लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब हुआ कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रहा हो। मतलब बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। इट मीन्स that a certain object in moving in certain direction, in the same direction the force also should be applied, then the work is said to be done. अगर इस डॉट को हटा दिए, डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर्स पढ़ोगे 11th क्लास में तो इसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में, वेक्टर्स पढ़ेंगे तो। ये एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट हटाने से। अभी तुम लोग इसको भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो, जस्ट रिमेंबर दैट work is said to be done when a body displaces in certain direction and force is applied in the same direction. जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, मूव हो रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉडी गया उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वर्क इज सेड टू बी डन। अब आते हैं अपने एग्जांपल्स पे। पहला एग्जांपल क्या था?
क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो धनिया वाला पकड़ लेते हैं। तुम गए मार्केट से धनिया लिए, वापस घर आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब यू हैव नॉट डन एनीथिंग, कोई काम नहीं किया जी, कोई काम नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो। कूली 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 के लिए हम लोगों को थोड़ा सा थीटा वीटा का ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग पता करेंगे कि अच्छा, आई टेल यू वन थिंग। सपोज देयर आर फ्यू एंगल्स गिवन, एक साइन थीटा का निकाल लेते हैं, उससे कॉस थीटा का निकल जाएगा। आई टेल यू कैसे निकलता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही होता है ना, बस काफी है। साइन जीरो निकालना है, अरे थोड़ा सा ऊपर लिख देते ना तो यहाँ गैप मिल जाता, बट एनी हाउ चलो यहाँ लिख देंगे, समझ जाना। दिख रहा है ना बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैनेज कर लो यार, गरीब आदमी है, थोड़ा सा कोऑपरेट। कंटेंट समझ में आ जाए वही काफी है, बोर्ड वोर्ड तो आते जाते रहेगा जीवन में, ये सब तो मटेरियलिस्टिक थिंग है। विल टॉक अबाउट द फैक्चुअल थिंग्स। बीइंग अ साइंस टीचर, मेरे को थोड़ा सा ना आई लाइक टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग। और क्लास से याद आया कि आई हैव स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम वर्क एंड एनर्जी बिकॉज I was there in a school, or and I want this chapter to be taught in that school because I left in half. I had to leave. There were certain reasons. I had to leave in half, and the students kept messaging me that we need. They want these chapters to be finished, and I do not want them to be disappointed just because of me getting problems and leaving the school. So हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एंगल्स पे आते हैं, ठीक है। क्लासेस वगैरह चलते रहेगा, वर्क एनर्जी अभी पढ़ाएंगे, उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, 9th का है, 10th का अगला अगला जो आएगा वीडियो 10th का आएगा। लास्ट चैप्टर कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अभी यहाँ आते हैं। 6 एंगल आएगा, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 6 एंगल है, कुछ नहीं करना, 0/4 अंडर रूट डाल देना, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सब पे स्क्वायर रूट डाल देना, सब पे 0/4 लिख देना, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 में फिनिश हो जाएगा। इससे एंगल भी याद रह जाएगा। 0/4 से स्टार्ट करोगे, टोटल 5 एंगल है। 0/4 0 पे स्टार्ट करोगे, 30, 45, 60, 90, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सब पे स्क्वायर रूट डाल देना। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या है, 0/4 0। 9th क्लास में हो, नहीं समझ में आ रहा ये चीज, 0/4 अगर 0 है, छोड़ दो भाई पढ़ाई लिखाई, तुम पॉलिटिशियन बनोगे भाई, तुम पॉलिटिशियन बनोगे। कुछ पॉलिटिशियंस का भी गणित अच्छा है, तो तुम थोड़ा खराब पॉलिटिशियन बनोगे भाई। गणित खराब रहता ना तो इतना सारा ब्लैक। ओके, मूविंग है, पहला वीडियो फालतू का कंट्रोवर्सी ना हो जाए। आते हैं सेकंड, क्या होगा? 1/4 मतलब सीधा 1/2। इसका क्या होगा? ये कट जाएगा, 1/√2, इसका √3/2, इसका 4/4, 1। cos थीटा का क्या होगा? इसी का उल्टा लिखा जाएगा यहाँ पे, मतलब sin 90 cos 0, sin 60 cos 30, sin 45 cos 45, sin 30 1/2, sin 60 cos 30, sin 90 sin 0 cos क्या होगा? 90। मतलब यहां से स्टार्ट किए हम
उल्टा लिख दिया। इसी जैसे ऐसे गए हैं, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहीं रह गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ। इसमें हम लोगों को बस 3 एंगल के बारे में जानना है। यह फालतू का ज्ञान बस इस वजह से था कि 3 एंगल के बारे में जानना है, और जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करने नहीं आता है वो ऐसे फाइंड कर लो। फिर साइन बाई कॉस कर देना, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। 1 बाई कॉस कर देना, सिकेंड आ जाएगा। 1 बाई साइन कर देना, कोसिकेंट आ जाएगा। फिर कॉस बाई साइन कर देना, कॉट आ जाएगा। जो मर्जी, बहुत सारा है भाई, बहुत सारा फॉर्मूले है, किसी से भी कुछ भी डाल के निकाल देना, आ जाएगा। ये वैल्यूज बस डालते चल जाना थीटा के जगह पे। तो हमें यहाँ थीटा के जगह पे जरूरी है क्या? एक जरूरी है 0 डिग्री, एक जरूरी है 90 डिग्री, एक जरूरी है 180 डिग्री। क्यों क्यों जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स तो कहीं से भी अप्लाई हो सकता है, सीधा भी धक्का लग सकता है, उल्टा भी आते हुए धक्का लग सकता है। बॉडी अगर मूव कर रहा है, बॉडी अगर ऐसा मूव कर रहा है तो इसके सेम डायरेक्शन में भी धक्का लग सकता है, अपोजिट डायरेक्शन से भी धक्का लग सकता है अगर इफ द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, या फिर वर्टिकल भी लग सकता है ना? मतलब परपेंडिकुलर भी हो सकता है। मतलब अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है तो 3 तरीके से लग सकता है। तो वही 3 तरीके के बारे में हम लोगों को जानना है, उससे ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है 9th क्लास तक। तो डोंट वरी अबाउट इट, बस इतना जान लो। थीटा 0 कब होगा? ये होता है क्वाड्रेंट, ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है प्लस वाई एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस वाई एक्सिस, राइट? तो अगर आपको इतना मालूम है तो यहाँ 0 डिग्री होता है ना? यहाँ 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, क्या होगा? क्या होगा? 180 डिग्री। ये क्या होगा? 270 डिग्री। फिर यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। फिर ऐसे ही घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, अपना काउंट करते रहो तुम, है ना? लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ओरिजिन पे, एकदम यहाँ पॉइंट, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव किया, it started moving in certain direction and the force applied on this object is in the same direction. सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, मतलब cos 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है? 1। वही फॉर्मूला आपके किताब में लिखा हुआ है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन रियलिटी क्या है? अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है cos थीटा एक सर्टेन एंगल के साथ, क्योंकि डेफिनेशन itself says that if the object is displaced in certain direction, then the force applied, and the force is applied in the same direction, then the work is said to be done. नहीं तो वर्क या तो 0 हो जाएगा या तो नेगेटिव हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में दोनों है तो वर्क डन होगा, क्योंकि थीटा 1 हो जाएगा तो वर्क डन होगा। सेम डायरेक्शन में नहीं है तो वर्क डन 0 हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। 0 और नेगेटिव फोर्स की वजह से नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो सकता है 0। बहुत काम किया लेकिन घूम के उसी जगह पे आ गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। So now I want to tell you that if यहाँ तक समझ में अगर आ गया हो कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
तो वर्क डन होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, बाकी सारे केसेस में नेगेटिव होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते। इफ द वर्क इज गेट अगर अगर वर्क डन मान लो हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस हुआ एक सर्टेन डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स अगर परपेंडिकुलर लग जाए तो। अब फोर्स परपेंडिकुलर कैसे लगेगा सर? अरे मेरे भाई, फोर्स परपेंडिकुलर कैसे लगेगा? वो कूली वाला बात याद है? कूली क्या किया? बैग अपने सर पे उठाया, बैग का फोर्स उसके बॉडी पे आ रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? सीधा डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, लेकिन सर पे तो भाई साहब के बैग है ना? ये हाथ बनाया हुआ है, तो सर पे तो बैग है। अगर सर पे बैग है तो बैग का भार बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है, लेकिन मूवमेंट स्ट्रेट जा रहा है। कितना थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो एफ इंटू एस कॉस थीटा क्या होगा? कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 जीरो। कॉस 90 अगर जीरो है, मतलब कभी भी एट एनी केस the direction of the displacement of the object is perpendicular to the force applied on the object। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस किया, अगर उस फोर्स अगर उसके परपेंडिकुलरली अप्लाई होता है, मतलब बॉडी अगर ऐसे जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, या बॉडी ऐसे जा रहा है तो फोर्स अगर ऐसे अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। बेसिक सा एकदम छोटा सा लॉजिक है और कुछ नहीं। लेकिन बोलोगे अब बताइए सर वर्क डन नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव कब होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जब आता है। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे आता है? व्हेन विल इट कम इन अपोजिट डायरेक्शन? जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कैसे लगेगा? भाई साहब गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, अब इधर से ब्रेक लग गया, गाड़ी मूव कर रही है, ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगा मतलब वो अपोजिंग फोर्स है ना, ब्रेक तो अपोजिंग फोर्स है। सो इफ द ब्रेक इज अप्लाइड, क्या होगा? वर्क डन। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है ऑब्जेक्ट, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो cos 180, cos 180 क्या होगा? माइनस वाई एक्सिस, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस। मेरा दिमाग थोड़ा सैचुरेट हो गया। आई हैव ऑलरेडी मेड दिस वीडियो एंड अगेन आई हैव टू, अगेन तुम लोगों की वजह से, सिर्फ तुम लोगों की वजह से दोबारा बना रहा हूँ। ये तो मन तो किया था कि छोड़ो अगले चैप्टर से बनाते हैं, लेकिन यू 9th क्लास पीपल, चलेगा। सो वर्क इज सेड टू बी डन, माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो वर्क इज सेड टू बी डन इन नेगेटिव मैनर। मतलब क्या होता है? वह काम हुआ ही नहीं और उल्टा काम चढ़ गया, मतलब वर्क डन नेगेटिव हो गया। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वर्क डन नेगेटिव है, मतलब क्या? काम धाम हुआ कुछ नहीं और माथा पे काम चढ़ गया, यही होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वर्क का यू कैन राइट फ्यू क्वेश्चंस इफ यू वांट टू। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस है वर्क के रिलेटेड, आई वांट यू टू डू इट। सारे क्वेश्चंस कर लेना, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लिख लेना कि इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ ए बॉल इज थ्रोन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन and due to the force of the air, due to the movement of the air, the ball displaces in different direction, then what will be the work done on the ball in the air? तो इस टाइप का फालतू फालतू क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचते रहो, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुली वाला क्वेश्चन तुमको मालूम ही है, एक a man is running on a circular track with a trolley in his hand टचिंग टू द ग्राउंड, ट्रॉली ग्राउंड में सटा हुआ है और आदमी दौड़ रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव?
या फिर वहां पे थोड़ा सा ये भी डाल दो कि 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ट्रॉली पे और एक सर्कुलर ट्रैक पे भागे जा रहा है, 5.5 राउंड मारा है टोटल, 200 मीटर का ट्रैक है। बनाओ, इजी क्वेश्चन है, 200 मीटर का ट्रैक है। और अगर अच्छा ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन बोल देता हूँ। अ मैन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, अ मैन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक holding a trolley in his hand which touches the ground. He is pulling the trolley with a force of he is pulling the trolley with a force of 25 newtons and makes 5.5 round of the 250-meter track. Then find that how much is the work done by the man on the trolley. तो इस टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग खुद से सोचो ना यार, जितना काम है दुनिया में, काम ही काम है, वर्क डन है कि नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं कि दूध लेने गए थे चले गए सिगरेट पीने लगे। पहला बात तो गलत बात है, योर ऑर्गन्स आर नॉट दैट डेवलप्ड, इवन माई ऑर्गन इज नॉट दैट डेवलप्ड, बट या यू शुड नॉट डू दैट। नो one's organ is that developed that he can smoke cigarettes and cigarettes can not harm that person. तो थोड़ा सा ध्यान से चलो आगे चढ़ते हैं, बोल रहे हैं, अरे यार आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज्ञान की बातें चलती रहेगी। कहाँ चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, किधर, 10th की तरफ, बोर्ड की तरफ, सक्सेस की तरफ, कवर करने आता है मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क वर्क के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके हैं। वर्क का एक ही फॉर्मूला है, एफ एस कॉस थीटा, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है वर्क में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वर्क के बाद है आपका एनर्जी। भाई डस्टर है मेरे पास, लेकिन थोड़ा तुम लोगों को नॉस्टैल्जिया देने के लिए हाथ से मिटा दे रहा हूँ। डस्टर है मेरे पास, लेकिन इस बोर्ड पे ना थोड़ा सा ना डस्टर से मिट नहीं रहा है, थोड़ा इशू हो रहा है डस्टर से। व्हाट इज एनर्जी? क्या है एनर्जी? मतलब कोई भी काम करने का क्षमता है एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, है ना? एनर्जी वही है ना। अगर तुम दिन भर दौड़ रहे हो, बच्चे को देखो, छोटा छोटा जो बच्चा लोग होता है दिन भर दौड़ते रहेगा, दे कीप रनिंग, दिन भर चिल्लाते रहेगा। मैं भी बच्चा था, मेरे को भी ऐसा लोग बोलता था कि ये शांति नहीं रहता। अभी मेरे को ना सर में दर्द होने लगता है, हल्ला, तुम लोग इतना हल्ला करते थे ना वे क्लास में, इसी वजह से छोड़े हम। सो जस्ट किडिंग, बुरा मत मान जाना यार तुम लोग, मान भी जाओगे थोड़ा देर के लिए तो चलेगा। तो आते, एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। एनर्जी बहुत तरीके का होता है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फलाना एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, वाटर एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग को पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके का होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एनर्जी तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कितना सारा एनर्जी के बारे में पढ़ लिए। जहां जहां काम होता है वहां वहां एनर्जी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एनर्जी इज द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, है ना? यही है ना? ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं क्या है एनर्जी। मान लो एनर्जी दो तरीके का है, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग को अभी फिलहाल पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेमन टर्म्स में पहले हम समझाते हैं, तुम लोग को मालूम है कि आसानी से समझ में आ जाए। उसका धीरे धीरे
थोड़ा थोड़ा डीप में जाए। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? कोई भी चीज मोशन में है तो वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब ये कि अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रेस्ट में हो, बॉल हवा में उछाले ऊपर गया, बॉल हवा में उछाले ऊपर गया, इस हाइट पे गया और फिर सेम हाइट पे अगर नीचे आ रहा है, मतलब वहां ऊपर एट अ सर्टेन हाइट द बॉल वुड हैव स्टॉप्ड, रुका होगा और तब नीचे आया होगा, है कि नहीं? एट दैट पॉइंट इवन द देयर विल बी अ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉल, है ना? होगा कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी तो होगा बॉल में, क्योंकि ऊपर जाकर रुका है, क्योंकि बोले हैं हम कि रेस्ट अगर आएगा, अगर कोई भी बॉडी के अंदर रेस्ट आएगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगा। मतलब उस बॉल का जितना मास होगा, यहां से यहां तक जो ग्रेविटी इस पे लग रहा होगा, और ये पार्टिकल ये जितना हाइट वो ट्रेवल किया होगा, यही उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना? जहां रुका जिस लेवल पे, वहां क्या हाइट पे जाके रुका, ग्रेविटी जो लग रहा है सो, और उसका मास कितना है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब कैसे बताएं? आज ही बोर्ड ये ठोके, देयर आर टू किल्स, आई held a hammer in my hand and I started hitting the kills with the hammer. क्या हुआ? किल धंसता चला गया, लेकिन कब? अगर हम पूरा स्पीड से लाते हैं और किल के कांटेक्ट में भी नहीं आता, तो क्या हैमर के वजह से किल अंदर चला जाता है, या हम लोग हाथ से उसको ऐसे ऐसे करके घुसा सकते हैं क्या? नहीं, हमको पीछे से कुछ हेवी चीज से मारना ही पड़ेगा और एक स्विंग देना पड़ेगा, है कि नहीं? वो स्विंग क्या है? एक एनर्जी ही तो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि किल तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में, किल अगर काटी अगर पोटेंशियल एनर्जी में, और हैमर हम लोग चलाएं, हथौड़ा चलाएं, हथौड़ा क्या होगा? ये काइनेटिक एनर्जी में, ये गया किल से टकराया, हैमर तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, टकराते ही हैमर रेस्ट पे आ जाएगा। जब कांटी से हथौड़ा टकराता है तो रुक जाता है ना भाई, टकरा के रेस्ट पे आ जाता है ना, और फिर हम लोग पीछे लेते हैं, फिर मारते हैं, तो कांटी अंदर जाता है, मतलब एनर्जी हथौड़ा से कांटी में ट्रांसफर होता है, कांटी आगे की तरफ बढ़ता है। तुम नॉर्मल एकदम चौड़ में चल रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, तुम्हारा एक दोस्त सामने से आया और तेरे को धक्का दे दिया, क्या भाई करके अगर ऐसा धक्का मार दिया, तुम क्या हो गया? ठीक है, बाद में तुम जो करोगे, मारोगे, लड़ाई करोगे, वो तुम्हारा मैटर है, दैट्स ओनली योर मैटर। मेन पॉइंट ये है कि तुम पीछे तो जाओगे, धक्का मारेगा तो पीछे तो जाओगे ना भाई। चल तू बहुत ताकतवर है, वॉक चलने का स्पीड तो स्लो हो जाएगा, होगा ना? तो अगर ऐसा होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, क्या है? क्या है? वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं? अगर सामने वाला मेरे को धक्का मारा, अगर हम ऐसे खड़े हैं, तू आके मेरे को धक्का मार दिया है कि सर आप क्यों छोड़ के चले गए, और धक्का वक्का मार के पीटने वीटने लगा, ऐसा तो लोग करेगा नहीं, मेरे को मालूम है, बिकॉज यू पीपल लव मी, राइट? इवन आई टू डू द सेम, इसी वजह से वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो कोई कोई शौक नहीं था, ये माइक वाइक मेरे को माइक कभी देखे हो? बट एनीवेज, आवाज गूंजे नहीं, इस वजह से इसको लगाना पड़ा है, आपके रेस्पेक्टेड मैथ्स टीचर से पोटना पड़ा है, एंड ही इज सो जनरस दैट ही गेव मी। आते हैं, बात करते हैं। तो अगर धक्का दिया तो एनर्जी ट्रांसफर होगा,
धक्का लगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। अगर एनर्जी ट्रांसफर हुआ मतलब उसके अंदर जो एनर्जी था वो रेस्ट पे आ जाएगा, मोशन मेरे अंदर आ जाएगा, है कि नहीं? एनर्जी ट्रांसफर होगा तो रेस्ट पे वो आ जाएगा ना। अगर तू दौड़ते दौड़ते क्या किसी से टकरा गया, या फिर एक बेल होता है, देखियो, मतलब अरे रील व्हील में चलता है ना, एक ऐसा रहेगा पेंडुलम टाइप का, उसके साथ बेल लटका रहेगा ऐसा। इस वाले बेल को ऐसे उठा के लेकर जाएगा और छोड़ देगा, तो ये जाएगा टकराएगा, ये वाला मूव नहीं करेगा, ये वाला मूव नहीं करेगा, ये वाला मूव कर जाएगा। देखे हो, अगर इस दोनों को उठाकर लेकर गया और छोड़ दिया तो ये दोनों मूव कर जाएगा। अगर एक और बनाते हैं, सेम साइज, सेम साइज, ठीक है, मैनेज करो, सेम साइज। अगर इस दोनों को उठाकर लेकर गया, छोड़ा, तो बीच वाला वैसे ही रहेगा, ये दोनों मूव कर जाएगा। क्या हो रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी में है, ये आया कांटेक्ट में आया, टकराया, एनर्जी ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर हुआ कहाँ से? यहाँ से गया इसमें, इसमें से गया इन दोनों, ट्रांसफर हुआ उधर चला गया। देखो कि नहीं रील व्हील? हाँ, तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो मतलब अगर मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी में मोशन होता है, तो कुछ वेलोसिटी भी होता होगा, कुछ एक्सेलरेशन भी होता होगा, कुछ डिस्टेंस भी मूव करता होगा, है ना? है कि नहीं? मोशन है तो ये सारा मुमकिन है। तो हम लोग पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़े थे एक चीज, क्या पढ़े थे? ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है? v square minus u square is equals to 2s, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square. This sort of formula we read in previous chapters, right? सर एक्सेंट चेंज कर लिए, शो ऑफ मार रहे हैं। ठीक, नहीं मारेंगे। So, मान लेते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला भी मालूम होगा तुम लोगों को। अब हम लोग बस डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। डेरिवेशन क्यों? क्योंकि फोर्स का जरूरी है, फोर्स लगेगा तभी ना वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तभी ना कैपेसिटी टू डू वर्क को एनर्जी बोलेंगे, है ना? तो F इज इक्वल्स टू एम ए मालूम है हम लोगों को, मालूम है ना? वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है? वर्क डन एफ एस, एफ का मतलब एम ए, एस का मतलब इस 2a को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू एस। यही होगा ना जी? क्यों होगा ऐसा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू एस। अगर ये नहीं मालूम है तो तुम्हारे मैथ्स टीचर को मैं कंप्लेन कर दूंगा, नंबर भेजो। फीमेल हो तो ज्यादा बेहतर है, मजाक कर रहा हूँ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये 2a इधर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 2a s तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ डिवाइड हो गया, तो ma इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, a से a काट देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? m, ये हाफ बाहर ले आओ, ये हाफ भी बाहर ले आओ, v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी, जो टोटल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, क्या है? जो भी एवरेज वेलोसिटी होगा, v स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यही है क्या? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऐसे भी लिखते हैं इसको, हाफ एम वी स्क्वायर
मतलब जो भी मास होगा, जो भी वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, उसका आधा एनर्जी लगेगा। मतलब जिस स्पीड से भाग रहा है चीज, ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से डिस्प्लेस हुआ है, उसका स्क्वायर, और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वो उन दोनों का आधा होगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। एक सर्टेन हाइट पे एक ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल के बारे में एग्जांपल दी, एक सर्टेन हाइट पे एक ऑब्जेक्ट अगर पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस कर रहा है तो mgh उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। एक सर्टेन हाइट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, मतलब mgh फॉर्मूला है उसका पोटेंशियल एनर्जी का, क्या मास है, किस ग्रेविटी पे है और कितना हाइट पे है। ठीक है, उससे पता चल जाएगा। यहां से पता चल गया तुमको काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे एक तुम्हारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तुम्हारा जो पैराग्राफ देखोगे, पैराग्राफ देख के डर जाओगे। कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं लिखा हुआ, बस दो दो सेंटेंस है उसमें इंपॉर्टेंट, बाकी सब आलतू फालतू चीज। उसमें बस ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़े थे हम लोग, याद है? क्या हुआ था उसमें? रिएक्टेंट साइड में जितना मास रहेगा, प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही मास रहेगा। मतलब मास पहले फॉर्म में जैसा मास रहेगा, दूसरे फॉर्म में भी वैसा ही मास रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। सेम मैनर एनर्जी का भी वही है, सेम लाइन है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। काइनेटिक से पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल से काइनेटिक हो जाएगा, सोलर से इलेक्ट्रिक हो जाएगा, हाइड्रो से इलेक्ट्रिक हो जाएगा। ये सब तो देखते आ रहे हैं ना हम लोग। सोलर सेल में क्या होता है? हाँ, तो एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नया एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, या फिर फालतू एनर्जी बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं। मतलब एनर्जी को हम लोग बर्बाद कर ही नहीं सकते। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। तुम्हारे बॉडी का एनर्जी हीट बन के रिलीज हो जाता है। खेलने जाते हो उस समय बॉडी बहुत बोलते हैं हीटेड अप है, हीटेड अप है ना। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक बात और है इसमें, छोटा सा एक बात और है। कन्वर्ट होने से पहले, जब जिस फॉर्म में, पहले फॉर्म में वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो पहले फॉर्म में जब एनर्जी था, उस समय पहले फॉर्म में जब एनर्जी था, उससे जब दूसरे फॉर्म में बना, तो एनर्जी का क्वांटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। सेम मास वाला कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है? जितना एनर्जी पहले था उतना ही एनर्जी बाद में भी रहेगा। अगर काइनेटिक पे जितना था, अचानक पोटेंशियल में आ गया, तो पोटेंशियल में भी उतना ही जाएगा। अगर बॉल वाला एग्जांपल ही लेते हैं, यहाँ से हम लोग बॉल फेंके ऊपर, ऊपर बॉल गया तो यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पे बॉल एक पोटेंशियल एनर्जी अटेन करेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब बॉल एक पोटेंशियल एनर्जी अटेन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे? रेस्ट पे मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वापस मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होते चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चला जाएगा, इट विल कीप इंक्रीजिंग। और आखिरी पॉइंट, एकदम आखिरी पॉइंट, जब ग्राउंड टच करने वाला हो, किया ना हो, एकदम लास्ट मोमेंट पे जब ग्राउंड टच करने ही वाला हो, एकदम उस मोमेंट पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, है ना जी। रेस्ट पे आया नहीं है, बस आने वाला है। एकदम लास्ट मोमेंट, एकदम इंपैक्ट से लास्ट मोमेंट का बात, उस समय काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? थोड़ा सा भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन में जाओ, खटाखट डाउट लिखो, 15-20 मिनट का एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, या फिर किसी दिन लाइव आ जाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो भी डाउट्स वगैरह है सारे कुछ वहीं पे क्लियर कर लेंगे। अभी बात करते हैं कि when the object was in potential energy, मतलब at a certain point the object was in potential energy यहाँ पे, but slowly and gradually the potential energy kept decreasing and the kinetic energy kept increasing, and kinetic energy became maximum at somewhere here इस पॉइंट पे, एकदम ग्राउंड से इम्पैक्ट होने से जस्ट थोड़ा सा पहले, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम हो गया था। मतलब काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे कम होते चला जाएगा, है ना। मतलब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो विल गेट a certain constant every time in the same example। बॉल वाले एग्जांपल में जब बॉल हम लोग नीचे से ऊपर थ्रो किए, थ्रो करने से पहले बॉल पोटेंशियल एनर्जी में था। अगर थ्रो करने से जस्ट पहले अगर बॉल was in the potential energy तो क्या होगा, छोड़े बॉल फेंके ऊपर, अब काइनेटिक एनर्जी में आ गया, बहुत बढ़िया काइनेटिक एनर्जी में गया 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 गया, फिर ऊपर जाते 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 जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी कम होते चला जाएगा। ग्रेविटेशन में पढ़े थे हम लोग, और एक सर्टेन टाइम के बाद अगर निकल गया बाहर तो जीरो हो जाएगा ग्रेविटी। नहीं, वो डिपेंड करेगा, प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करेगा, या फिर उस सेलेस्टियल बॉडी पे भी डिपेंड करेगा, जिस पे भी, क्योंकि ग्रेविटी अलग अलग सब पे अलग अलग होता है, जैसे साइज के हिसाब से भी होता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन चैप्टर जब डालेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, और पढ़ा भी चुके हैं जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं, द पीपल हु हैव रेड whom I have taught directly in the live classes, they might be knowing about these. Moving ahead, if we move even a bit further, इससे ज्यादा फर्दर नहीं, इतना ही है आपकी किताब में, लेकिन हाँ, जैसे ही बॉल थ्रो किए ऊपर पोटेंशियल से काइनेटिक मैक्सिमम होते गया, फिर पोटेंशियल बढ़ते चला गया, लास्ट मोमेंट जहां बॉल रुका वहां पोटेंशियल मैक्सिमम था, काइनेटिक एकदम जीरो मिनिमम, क्योंकि रेस्ट पे आ जाता है वो। फिर वहां से चला तो बॉल कहाँ है, बॉल विल बी इन सर्टेन मोशन, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब बॉल किसी मोशन में, अगर बॉल किसी मोशन में मूव कर रहा है ऊपर से नीचे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होते चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल गो जीरो, और काइनेटिक एनर्जी विल बी एट इट्स मैक्सिमम समवेयर हियर, यहाँ आते आते मैक्सिमम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल घटते जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे काइनेटिक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटते जाएगा। ये कहानी है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर काइनेटिक, अच्छा हाँ, एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये फालतू सा दिमाग से निकल गया, मतलब गलती से निकल गया मुझसे, इसको रिफ्रेश करने दो, थोड़ा सा बेटर बनाने दो। कुछ इस तरीके का कि अगर एक बॉडी काइनेटिक एनर्जी में है तो उसका लास्ट गोल क्या होगा अर्थ पे? अगर मोशन में है तो मोशन में रहने का कोशिश करेगा, लेकिन ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्सेस इट विल पोसेस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी का लास्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, कभी ना कभी जाके ऑब्जेक्ट रुक ही जाएगा अगर अपोजिंग फोर्स है तो ये फालतू का बकवास है जो हम, कोई रिलेटेबल नहीं है तुम्हारे टॉपिक से। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तुम्हारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद बात कर लेते हैं आपके पावर के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। पावर के बारे में
क्या ही बात करना है, पावर के बारे में तो सबको मालूम है। तगड़ा तगड़ा लड़का होता है क्लास में। तगड़ा बोले तो हट्टा कट्टा नहीं होता है तगड़ा का मतलब। तगड़ा का मतलब होता है कि कौन सा काम कितना तेजी से कर ले। जैसे आई वाज टीचिंग इन अ क्लास, देयर आर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स who are intellectually very तगड़ा। intellectually in the sense from the mentality। चार पांच का नाम मैं गिना सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा नाम लेगा वायरल हो जाओगे तुम लोग मेरे साथ साथ। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई भी काम आपको पकड़ाया गया, मिनिमम से मिनिमम टाइम में अगर आपको करके दे देना है, मतलब आपके पास सबसे ज्यादा पावर है। नहीं, पावर का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे को कहा गया कि ये मार्कर इस जगह से उठा के इस जगह रख देना है, मतलब सॉरी, यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है, नॉर्मल है ना। लेकिन अगर मेरे पास पावर रहेगा, इतना ज्यादा पावर है कि ये मार्कर है, यहाँ से मार्कर उठाना है, इस जगह पे रखना है, मतलब इस जगह से उठाना है, इस जगह पे रखना है, तो एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा? यहाँ से उठाकर यहाँ रख देगा। क्या ही पावर है? कुछ पावर नहीं। अगर कोई F1 रेसर को बोला जाए, कुछ मिली सेकंड में रख देगा टाइम स्टार्ट होते ही। और कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है जो यहाँ से यहाँ रखा, तुमको दिखाई नहीं कब रखा। अगर ऐसा होता है तो हो जाएगा ना खतरनाक चीज, उसको बोलोगे ये पावर है ना। मतलब जितना कम समय लगेगा, द रेट ऑफ द वर्क टू बी डन। रेट कहाँ सुने थे हम लोग? याद है रेट कहाँ सुने थे? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम याद है? डेल्टा पी बाई टी। रेट, किस रेट से कितने टाइम्स में चेंज हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितने टाइम में मोमेंटम विल बी चेंज्ड, दैट रेट विल बी कॉल्ड एज। पढ़े थे, याद है? नहीं याद है? अगला आगे जब जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, व्हेन वी विल बी रीडिंग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बट मूविंग अहेड, पावर का मतलब है वर्क डन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब द रेट ऑफ डूइंग अ सर्टेन वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, एनर्जी का ऐसा यूनिट वो भी जूल, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। ये बस ध्यान में रखना। 1000 किलो जूल में, मतलब 1000 जूल में 1 किलो जूल होता है। तो ये सब छोटा मोटा चीज है, ये मेजरिंग चीज सब है, वो एनसीईआरटी में देख लेना, पढ़ लेना तुम लोग। पावर के बारे में वर्क बाय टाइम हो जाएगा। जो भी काम करोगे, अबे काम करोगे तभी तो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा तभी तो काम करोगे, काम करोगे तभी तो एनर्जी होगा, एनर्जी होगा पावर होगा। ये सब रिलेटेड चीज सब है। पावर का दे दिया तुमको वर्क बाय टाइम, वर्क को तुम एफएस लिख दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के जगह पे तुम वी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a लिख दो। एफ के जगह पे एम ए लिख दो, वहां से तुमको काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब तो डेरिवेशन है, ये सब अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे पावर का मतलब है वर्क इज डन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जितना कम समय में वर्क डन होगा उतना ज्यादा पावर लगेगा, जितना ज्यादा समय में वर्क डन होगा उतना कम पावर लगेगा। कुछ क्लास में बच्चे हैं, दे आर डूइंग ब्रिलियंट थिंग्स, क्वेश्चन दिया पट से हाँ सर ये आंसर है, वाह भाई तू तो पावरफुल इंसान है। वो रोला जमाने वाला थोड़ी होता है पावर, फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, है ना? वो नहीं है भाई पावर। काम दिया जो जनता, वो कितने समय में कर दे रहा है आदमी, वो पावर है।